नमस्कार दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कृष्ण जन्माष्टमी के इस मौके पर जब मैं आपसे बात करने के लिए रूबरू हूं तो जाहिर सी बात है कि हम उस महानायक के जीवन से सीख सकते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपनी अदाओं से, अपने काम से मोहित कर लिया था और किस तरह उन्होंने अपने जीवन को निखारा था, सजाया था, संवारा था, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जिसका जीवन जेल की कोठरियों में प्रारंभ हुआ हो और जो अपने बचपन में ही हजारों तरह की विपदाओं से जूझता रहा हो, उसने अपने जीवन को कितना मुकम्मल और कितना प्रभावशाली बनाया, इसका अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दुनिया में हर मैया अपने बेटे को कान्हा कहकर पुकारती है, वो उसको कान्हा के रूप में देखना चाहती है। हर प्रेमी अपने आप को कृष्ण के रूप में राधा के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। हर पिता वसुदेव की तरह अपने पुत्र को द्वारिका का द्वारिकाधीश देखना चाहता है और हर ज्ञान का पिपासु कृष्ण को गीता के उपदेश में ढला हुआ देखकर आह्लादित हो जाता है। आज हम उसी कृष्ण को याद करते हुए, उसके जीवन को याद करते हुए प्रेरणा के संदर्भ में आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आए हैं जिसका संबंध सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति अवश्य देखते रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, लेकिन हम उसी तर्ज पर आज आपसे एक नए तरह के प्रश्न से बात शुरू कर रहे हैं। कौन बनेगा अध्यापक? अगर आप में अध्यापक बनने की ललक है और आप लेवल 1 और लेवल 2 के अध्यापक बनने के लिए लाइन में खड़े हैं तो यह एपिसोड आपके लिए है, आपको जरूर देखना चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग ने या कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षकों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सिलेबस जारी कर दिया है और उसमें कितने कितने नंबर उसमें आएंगे उन सारे विषयों पर विस्तार से अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपने अखबारों में पढ़ भी लिया होगा, ऑनलाइन टीवी पर भी देखा होगा, लेकिन हम आपको नए तरीके से और नए संदर्भ में उस सारे संदर्भ को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं आपको कि यूथ पाठशाला का ये जो एपिसोड है जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आपके लिए विशेष रूप से पूरी शोध के साथ, पूरी तैयारी के साथ और पूरे पिछले पैटर्न के पेपर्स को देखने के बाद और नए पैटर्न में जो अंक भार है उनको देखने के बाद और उन नए अंक भार का अनुमानित विभाजन कैसे होगा आगे चैप्टर वाइज, उन सब पर बात करेंगे आपसे। आपके लिए जो सामान्य जानकारी है वो आपने पढ़ भी लिया होगा। ये जो परीक्षा है ये 300 अंकों की होगी और इसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर के जो लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में चर्चा हुई है। ये परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र की अवधि 2.5 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र में कुल 150 अंक होंगे और ये सारे बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। तो उत्तरों के मूल्यांकन के लिए और नकारात्मक अंक आपके काटे जाएंगे तो और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर आपके 1/3 अंक कम हो जाएंगे। ये आपको जानकारी में अवश्य होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेवल 1 का पाठ्यक्रम क्या होगा और लेवल 1 के पाठ्यक्रम में आप कैसे तैयारी करेंगे और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, इस विषय पर हम बात करना चाहते हैं और इस विषय पर हम देखना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपके सामने जो लेवल 1 में जो शुरुआत हो रही है उसमें आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इनको मोटे तौर पर समग्र रूप से 100 अंकों का इन पर वेटेज रखा गया है। तो जो 100 अंकों का वेटेज है, इस 100 अंकों के वेटेज में अगर आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि हमने इसको डिवीजन करने की कोशिश की है। और पहला जो पार्ट है इसका वो है भूगोल। यानी भूगोल में भूगोल का मतलब हम यूं तो सामान्य तौर पर आपको भूगोल में भारत, राजस्थान और अपना जिला और इनकी जानकारी होनी चाहिए, संसार की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अगर आप बात करें और टीचर बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें तो आपका नॉलेज मरुधरा पर बहुत केंद्रित होना चाहिए। राजस्थान की जो खूबसूरत धरती है और जो राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है
उस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और उस पर जब आप केंद्रित करेंगे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस पूरे पार्ट में जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा, यानी टोटल मिलाकर इसके 4 पार्ट हैं। इन 4 पार्ट्स में 100 अंक दिए हैं, लेकिन हमने पिछले पेपर्स के अनुभव के आधार पर और जो अंक भार अलग अलग तरीके से जो आया है उसके आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि भूगोल का, जो राजस्थान का भूगोल होगा, उसमें लगभग अनुमानित अंकों का भार 50 अंकों का होगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हम केवल अनुमानित अंकों की बात कर रहे हैं, अनुमानित भार बता रहे हैं आपको। कर्मचारी चयन आयोग ने इसका विभाजन नहीं किया है, उन्होंने पूरे तौर पर 100 अंकों की बात की है और चारों राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ज्ञान और राजस्थानी भाषा, इन सबको मिला के 100 अंक बताए हैं उन्होंने। लेकिन हमने जो पेपर देखे हैं और जिस तरह का ट्रेंड है, उस ट्रेंड से ये पता चलता है कि ऐसा लगता है कि भूगोल पर, राजस्थान के भौगोलिक ज्ञान पर लगभग 50 अंक केंद्रित हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये मान लें कि 25 प्रश्न इसमें होंगे। और इस दृष्टि से राजस्थान के जो चैप्टर हैं भौगोलिक दृष्टि से, उसमें देखेंगे तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र और जलवायु और अपवाह तंत्र, यानी झीलें, नदियां और बांध। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जो 3 चैप्टर हैं शुरू के, अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं, उसमें कुल मिला के 13 चैप्टर हैं भूगोल में। हम एक एक करके, एक एक स्लाइड वाइज आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, इसको पहचानिए पहले तो। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, समतल इलाके भी हैं, नदियां भी हैं, झील भी हैं, तालाब भी हैं। तो इन सब को आपको आपके स्टडी में शामिल होना चाहिए। राजस्थान के मानसून तंत्र और जलवायु तंत्र पर भी आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, हम इस समय मानसून सीजन में बात कर रहे हैं राजस्थान में। इस बार अभी तक जो मानसून सक्रिय रहा है और उसने 70% से अधिक हमारे बांध भर दिए हैं। और इस औसत बरसात जितनी होती है राजस्थान में, वो आंकड़ा पूरा हो गया है। और अभी कम से कम 1 महीने, 1.5 महीने का अभी मानसून तंत्र सक्रिय और रहेगा। तो ऐसा अनुमान है कि औसत से अधिक बारिश राजस्थान को इस वर्ष मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब अच्छा मानसून होगा तो रकबा बढ़ेगा, खेतों में जुताई ज़्यादा होगी, अच्छी फसलें होंगी, किसानों की स्थिति सुधरेगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा, पशुओं को अच्छा आहार मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बाद दूसरी बात जो हमने की, मानसून तंत्र की बात की, उसके बाद झीलें, नदियां और तालाब, इनके बारे में बात की आपने। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में कुल कितनी झीलें हैं, राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं, बरसाती नदियां कौन सी हैं, बारहमासी नदियां कौन सी हैं। हम इन पर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग चैप्टर वाइज आपसे फिर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत तेजी के साथ इन चैप्टर्स पर एक एक करके थोड़ा थोड़ा समग्र रूप से समझा दें। लेकिन फिलहाल हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप तैयारी करने में जुटे होंगे। रीट का आपने एग्जामिनेशन दे दिया था, जुलाई में आपकी परीक्षा हो गई थी और इस सितंबर में रीट का परिणाम आ जाएगा सामने। और जैसा कि आपको पता ही है, जनवरी में सरकार ने इसको घोषित कर दिया, परीक्षा आयोजित करेगी। तो आपके पास ये जो 3 महीने का समय है, इन 2-3 महीने का समय, इन 3 महीने में आपको तैयारी करनी है। रीट की परीक्षा और उसके परिणाम के बारे में जो उत्तर जारी हो गए, तो उत्तर तालिका जारी हुई थी, तो आपको पता भी लग गया होगा कि आप कितने कट ऑफ मार्क्स के साथ रीट में कहाँ स्टैंड करने वाले हैं, या कितने आपके अंक आने वाले हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि कौन बनेगा करोड़पति में फास्टेस्ट फिंगर आप दबा चुके हैं, तो कौन बनेगा अध्यापक में फास्टेस्ट फिंगर आप दबा चुके हैं। और सही उत्तरों को आपने उत्तर तालिका के साथ मिलान कर लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि आप रीट के किस स्टैंडर्ड पर खड़े हैं और आप अध्यापक बनने के से कितने कदम पीछे रह गए हैं। अब तो जाहिर सी बात है कि आप काफी आगे बढ़े हैं, अध्यापक बनने की तैयारी आप कर चुके हैं। तो आप मेरे साथ यात्रा करिए और हम एक एक पीपीटी के माध्यम से लगातार आगे बढ़ते चलते हैं। तो हमने फिर से मैं याद दिला दूं आपको, ये हमारा जो विवरण है, इस विवरण में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, इसको 100 अंक दिए हैं। इसमें से भूगोल वाले हिस्से को हमने अनुमानित रूप से 50 अंक दिए हैं। अब हम चलते हैं इसी भूगोल पर, जो बाकी बचे हुए 13 चैप्टर्स हैं, बाकी बचे हुए जो 4 थे हमने देख लिए, उसके बाद के बचे राजस्थान की वन संपदा। राजस्थान की वन संपदा की बात करें तो आपको राजस्थान के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है। शुष्क वन कौन कौन से हैं हमारे, हरित वन कौन कौन से हैं हमारे, राजस्थान में वनों का स्वरूप कैसा है, इस वन संपदा में
हमारे पास कौन कौन से कितने प्रकार की वहाँ जीव जंतु हैं, उनमें कितने प्रकार के उसमें जानवर हैं, ये सारी आपको पता होना चाहिए। वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभयारण्य कितने हैं हमारे राजस्थान में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप अपने कई अभयारण्यों की हम चर्चा सुनते रहते हैं। सवाई माधोपुर का जो अभयारण्य है उसके बारे में हम चर्चा सुनते ही रहते हैं, जहाँ पर बाघ और शेर और चीते और इनको बहुत भारी मात्रा में वहाँ लोग देखने के लिए आते हैं, तो ये भी आपको पता है। राजस्थान की मृदा और मृदा संरक्षण, मृदा का मतलब मिट्टी। राजस्थान की मिट्टी कैसी है? दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, बालू मिट्टी है, बहुत सारी तरह की मिट्टियां अलग अलग तरह पर, तो उन मिट्टियों पर बात कीजिए। और मृदा संरक्षण की बात आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है और इस पर बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं, इस पर आते रहते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में जब से हमने तेजी के साथ खेती बाड़ी में उपज लेने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया है, तो मृदा जो उसकी उर्वरक क्षमता है या उत्पादक जो क्षमता है वो काफी कम हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर बहुत चेताया है और देश के कृषि वैज्ञानिक भी बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हम अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखें और उसके लिए लगातार प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो अब एक तरफ रासायनिक खादों का प्रयोग होता है और दूसरी तरफ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने की बात है, तो इनके बीच में तालमेल करने की आवश्यकता होती है। तो राजस्थान की जो मृदा संरक्षण की स्कीम्स हैं, राजस्थान सरकार उनमें क्या क्या योजनाएं लागू करती है, उनको पढ़ना है आपको। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? खरीफ की फसल है, रबी की फसल है और बाकी अन्य जो फसलें हमारी आजकल तो त्रैमासिक फसलें आ गई हैं और बरसाती फसलें हैं हमारे पास, जो केवल बरसात में, जहां सिंचाई का साधन नहीं है वहां केवल बरसात में ही होती हैं। तो इन सारी फसलों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। राजस्थान में धान का कटोरा किसको कहा जाता है, राजस्थान में गेहूं का भंडार किस इलाके को कहा जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। राजस्थान में तिलहन की या यूं कहें सरसों की जो सबसे बड़ी खेती होती है वो कहाँ होती है, राजस्थान का उसमें क्या स्टैंड है, ये पता होना चाहिए आपको। तो राजस्थान से जो खेतीबाड़ी का मसला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है राजस्थान में जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में लिटरेसी का रेट क्या है, जनसंख्या कितनी है, राजस्थान की पॉपुलेशन कैसी है। पॉपुलेशन की जब बात करेंगे तो फिर आपको स्त्री पुरुष बालक उनके एज वार पता होना चाहिए। 0 से लेके और 5 साल के बच्चे कितने हैं, 5 साल से 14 साल के कितने हैं, फिर 14 से 18 में कितने हैं। क्योंकि ये मैं जिन मुद्दों पर बात कर रहा हूं या जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि इनके साथ ही बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं जुड़ी हुई हैं। तो पॉपुलेशन कितनी है स्त्री पुरुषों की ये पता हो और उसके बाद उनका ब्रेकअप पता हो, शहरी आबादी कितनी है, ग्रामीण आबादी कितनी है, आदिवासी कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, बहुसंख्यक कितने हैं, ये बहुत सारे मुद्दे जनसंख्या की दृष्टि से इसमें शामिल होंगे। जनसंख्या का घनत्व कितना, घनत्व का मतलब आप समझते होंगे, पॉपुलेशन रेशो कितना है, 1 किलोमीटर में रहने वाली आबादी को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। तो शहरों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है। क्योंकि और आप अगर जनसंख्या के घनत्व का विस्तार करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसलमेर बाड़मेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है जैसलमेर। तो यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा, इन मुद्दों पर, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर बात आएगी राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। अभी तक हम 2011 की साक्षरता दर को ही कोट कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद अभी नई जनगणना नहीं हुई है, तो आप 2011 के आंकड़े जरूर देखें। इसके बाद समय समय पर जो दूसरे अन्य सर्वेक्षण हुए हैं, उन सर्वेक्षणों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए गए हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लिंगानुपात क्या है राजस्थान का, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं। राजस्थान में लिंगानुपात का रेशो बहुत खराब रहा है और कई जिले तो हमारे इतने खराब थे कि 1000 पुरुषों पर 895 या 885 तक लड़कियां थी। हालांकि अब पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति में अनुपात में ड्रास्टिक चेंज हो गया है, परिवर्तन, जबरदस्त परिवर्तन आया है और अब राजस्थान लड़कियों के संरक्षण के मामले में तेजी से आगे बढ़ा है। और राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन को लॉन्च किया था और आगे बढ़ाया था, उसके आधार पर काफी कुछ परिवर्तन साफ तौर पर जमीन पर दिखाई देने लगा है। लेकिन फिर भी अभी पूरी तौर पर राजस्थान में महिला पुरुष आप जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो अभी इक्वल रेशो पर नहीं आया है। उसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, राजस्थान की जनजातियां एवं
जनजाति क्षेत्र। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में जनजातियां कौन कौन सी हैं, उनका क्षेत्र क्या क्या है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, आर्थिक दृष्टि से उनका स्तर कैसा है, शैक्षिक स्वरूप कैसा है। धात्विक और अधात्विक खनिज, हमारे जो खनिज पदार्थ हैं हमारे पास, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ कौन कौन सी खदानें हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा खनिज निकल रहा है, और राजस्थान से निकलने वाले खनिज में हम कितना निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में हमारे यहाँ से खनिज कितना जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खनिज की जब हम बात कर रहे हैं तो देश का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, राम मंदिर, उस राम मंदिर के लिए जो पत्थर गए हैं, वो तराशे गए हैं, वो राजस्थान से ही राजस्थान के पहाड़ों से खोदे गए हैं, तराशे गए हैं और वहाँ भिजवाए गए हैं। ऐसे ही दुनिया भर में भी राजस्थान से बहुत सारा मटेरियल खनिज पदार्थ के रूप में जाता है। और अघनित तो खनिज कौन कौन से हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद राजस्थान की ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, ये ऊर्जा के जो संसाधन है वो पता होना चाहिए। तो ऊर्जा के बिना काम किसी का भी चलने वाला नहीं है। आज बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, इनके अलावा भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो परंपरागत हमारे पास ऊर्जा के स्रोत क्या थे, और अब नए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या आ गए हैं, जिसमें सोलर आ गया है और बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। और राजस्थान में लगातार बिजली को उत्पादन करने के लिए हम क्या क्या नए नए काम कर रहे हैं। बाड़मेर में जो हमारे खुदाई के बाद जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकले हैं, उनसे राजस्थान को कितना फ़ायदा हो रहा है और राजस्थान को क्या हिस्सेदारी मिली है, ये सारी इस चैप्टर में शामिल होंगे। उसके बाद है राजस्थान में पर्यटन स्थल। ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में पर्यटन स्थल की जब मैं बात कर रहा हूं तो देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है। पूरे भारतवर्ष में जितने विदेशी पर्यटक आते हैं उसमें हर तीसरा आदमी, यानी राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर बहुत महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण स्थान मिला हुआ है। यहाँ हमारे जो बड़े बड़े किले हैं और हमारे जो पर्यावरण, हमारे जो पर्यटकों को लुभाने वाले बहुत सारे जो स्थान हैं, उनमें बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और ऐसे बहुत सारे हमारे क्षेत्र हैं, उदयपुर, बीकानेर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्यटक शेखावाटी की जो हवेलियाँ उनको देखने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी, और पर्यटकों का आना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए आप श्रीलंका की स्थिति से राजस्थान की तुलना कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा पर्यटकों पर निर्भर करता था, और वो बाद में जिस तरह से कोलैप्स हुआ है वहाँ की अर्थव्यवस्था, वो हमारे लिए चिंता का, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। लेकिन राजस्थान और भारत के लिए ऐसी चिंता नहीं है। इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि राजस्थान के जो पर्यटक स्थल हैं वो क्यों प्रसिद्ध हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, तो आप माउंट आबू के जो जैन मंदिर हैं वो क्यों प्रसिद्ध है, तो वहाँ देवरानी जिठानी का जो मंदिर बना हुआ है वो क्यों प्रसिद्ध है, रामदेवरा का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत सारे पर्यटक स्थल, धार्मिक पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, ये बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। इन सबको देखने के लिए लोग आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में पर्यटक स्थल कैसे हैं। और उसके बाद इसका अंतिम हिस्सा है, 13वां चैप्टर है राजस्थान में यातायात के साधन। तो जाहिर सी बात है कि जो 13 चैप्टर हैं, इन 13 चैप्टर्स पर हमने जो अंक विभाजन किया था, मैं आपको वापस लेकर आता हूं। हमने अंक विभाजन इन 13 चैप्टर्स पर 50 अंक बताए थे आपको। तो 50 अंक बताए हमने और 13 चैप्टर पर बात की। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 3-3.5 अंक एक चैप्टर को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेरी दृष्टि में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मेरी दृष्टि से राजस्थान के मानसून तंत्र पर ज़्यादा सवाल बनते हैं, झीलों और नदियों पर सवाल बनते हैं। उसके बाद राजस्थान के जो वन्य संरक्षण पर, वन्य जीव जंतुओं पर सवाल बनते हैं। राजस्थान की प्रमुख फसलें कैसी है, इस पर सवाल आते हैं। राजस्थान की जो खनिज स्थिति है उस पर, और राजस्थान के पर्यटन स्थल, कुछ और चीज़ों पर भी होते होंगे लेकिन ये महत्वपूर्ण मुझे दिखाई देते हैं, तो इन पर ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इतिहास और संस्कृति। जैसे हमने शुरू में आपसे कहा था, ये नंबर 2 है। पहले चैप्टर में जो 100 अंक थे उनमें 50 अंकों पर हमने बात कर ली। अब अगले जो चैप्टर है उसमें इसकी अनुमानित संख्या, इतिहास और संस्कृति की बात करें तो इस पर मेरे हिसाब से लगभग 40 अंक इन चैप्टर्स पर आते हैं। तो इन चैप्टर्स को देखें हम। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट इत्यादि।
ये जो हमारे प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के बारे में अभी तक के जो हमारी खोज है, उन खोज से इन सब चीज़ों के बारे में हमको पता लगता है। तो इन पर कुछ सवाल बनते हैं। इसके अलावा दूसरा चैप्टर है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश और उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उन पर आपको जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान में कौन कौन से युद्ध हुए थे, राजस्थान में किन किन राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, राजस्थान में कौन कौन से विदेशी आक्रांत आए थे, राजस्थान के जो राजा लोग थे उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी पताकाएं फहराई थी युद्ध में। ये घटनाएं इसमें महत्वपूर्ण शामिल होंगी। कौन कौन से प्रमुख राजवंश यहाँ सत्ता में रहे हैं, उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा जो प्रश्न आता है आगे, वो राजस्थान के स्थापत्य कला में किले और स्मारक इत्यादि हैं। ये महत्वपूर्ण, हमने इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। और पर्यटक ये देखने भी आते हैं कि राजस्थान के जो किले बने हुए हैं और जो स्मारक बने हुए हैं उनमें स्थापत्य कला क्या है। मुगल शैली की स्थापत्य कला है, दूसरे अन्य कलाएं हैं, यूरोप से बहुत सारी कलाएं देखने को मिलती हैं। हमारे जो कलाकार थे उन्होंने विशेषज्ञ बाहर से जो सीख कर आते थे, तो वो हमारे भवनों में, हमारे किलों में, हमारे नदियों में, हमारे तालाबों में, झरनों में, जो झरने नहीं तालाबों में, उनको निर्माण करने के लिए जो प्रक्रिया होती थी उसमें स्थापत्य कला का स्वरूप देखने को हमें मिलता है। तो इस पर हमने बात की। इसके बाद राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा और विरासत, कल्चरल ट्रेडिशन क्या है राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को देखना है तो यहाँ के खान पान में मिलेगा, मेलों में मिलेगा, आपको उत्सवों में मिलेगा, पहनावे में मिलेगा, हमारे जो गहने हैं, महिलाओं के पुरुषों के जो गहने हैं उनमें आपको संस्कृति की झलक मिलेगी। तो ये जो सारी चीज़ें सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में राजस्थान की जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है वो आपको इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं और उनको जरूर आपको इस पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, यहाँ के प्रमुख संत और लोक देवता कौन कौन से रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना कि हर 2 कोस पर किसी न किसी संत और देवता की वंदना होती है, पूजा होती है। तो ये जो हमारी संस्कृति का और हमारे इतिहास का जो मनोरम दृश्य है, इस पर सवाल बनते हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, इस पर हम बात कर चुके हैं आपसे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, मुख्य पर्सनैलिटीज कौन कौन सी रही हैं ऐतिहासिक दृष्टि से लेके, और 1947 या 1950 तक अगर आप करें, आज के रेफरेंस में भी हो सकता है, लेकिन ये इतिहास संस्कृति की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर फोकस कीजिएगा। कौन कौन से प्रमुख राजा रहे, कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार रहे, संत रहे, भक्त रहे, मीरा से लेकर के और बाकी जितने अन्य जो धार्मिक संत थे उनके बारे में भी सवाल बनते हैं। तो ये हमारे राजस्थान के व्यक्तित्व की बात हुई। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण में राजस्थान की जो आन बान शान की प्रतीक है, राजस्थान की जो फाग है यानी पगड़ी है, पाग भी बोलते हैं, पगड़ी जानते हैं, साफा जानते हैं आप। तो राजस्थान, और आपको तो पता ही है कि देश दुनिया में राजस्थान के पगड़ी को, राजस्थान के साफे को कितना मान है, कितना सम्मान दिया जाता है। तो राजस्थान के हमारे जो राजा महाराजा थे उनके जो पुराने चित्र मिलते हैं और उनके जो पुराने हमारे धरोहर के रूप में जो संरक्षण किए हुए विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियां हैं, संग्रहालय हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हमारी पुस्तकों में भी उनके बारे में, बहुत किताबों में भी डिटेल से दिया हुआ है। तो उन पर देखिए आप, राजस्थान की चित्रकलाएं और हस्तलिपि क्या है, हस्तशिल्प क्या है, उनके बारे में भी हमको बात करने की आवश्यकता है। तो हस्तशिल्प पर देखिएगा कि हम किस किस प्रकार के हस्तशिल्प का प्रयोग उसमें करते हैं। तो ये राजस्थान की चित्रकला के जो मिनीचर आर्ट है वो बहुत फेमस है। राजस्थान बनी ठनी किशनगढ़ की जो शैली में चित्रकला है वो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो उन पर आपको, इनके अलावा बहुत सारी, ये तो मैं केवल आपको टच करते हुए निकल रहा हूँ, इसलिए आपको पता लगना चाहिए कि हम कैसे राजस्थान के इन चैप्टर्स पर फोकस करें। महत्वपूर्ण होगा 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान और राजस्थान में जनजाति और किसान आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत सारे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 पर बहुत फोकस होता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, इस पर और इससे ऊपर वाला चैप्टर, दोनों पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो और पिछले पेपर्स में भी इसको हमने देखा है, तो आपका इस पर फोकस होना चाहिए। तो ये जो चैप्टर हैं, देखिए वापस आता हूं मैं, हमने अनुमानित अंक भार इस पर 40 बताए थे आपको, और इसमें कुल मिलाकर आप देख रहे हैं 12 करीब चैप्टर हैं, और उनमें से मेरे हिसाब से ये अगर आप देखें तो जिन पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है आपको, वो है राजस्थान के किले,
और राजस्थान के ऐतिहासिक प्रमुख राजवंश देख लीजिए आप। राजस्थान के मेले, लोक कला और लोक संगीत, इस पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। इसके बाद राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एक राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, इनको फोकस करने की आवश्यकता है। और अंत में लास्ट जो 2 चैप्टर हैं हमारे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो 40 अंकों का जो स्वरूप है, इन 6 चैप्टर कम से कम महत्वपूर्ण है, इन पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब आता है राजस्थानी भाषा। संविधान में राजस्थानी भाषा को अभी तक जगह नहीं मिली है और इस पर बहुत फोकस किया जा रहा है। बार बार राजस्थान की तरफ से पुरजोर आवाज़ उठाई जा रही है। राजस्थान के अनेक लोगों ने, अनेक एक्टिविस्ट ने, अनेक NGOs ने, बहुत सारे लोगों ने इस पर फोकस किया हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि संविधान के संदर्भ में तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन राजस्थान की जो बोलियां, क्षेत्रीय बोलियां, वो राजस्थानी में जो प्रमुख कृतियां, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम राजस्थानी भाषा की बात करते हैं तो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण का मतलब है, राजस्थान में 6-7 तरह की प्रमुख बोलियां हैं। मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ी है। ये जो अलग अलग बोलियां हैं ना, शेखावाटी की है, तो ये जो अलग अलग बोलियां हैं, इनके मिश्रण को ही राजस्थानी भाषा कहा गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो लेखक का नाम और उसकी रचना के बारे में पूछा जाएगा, तो आप पहले से तैयार करके अपने को साउंड बनाइए कि किस बोली में किस विद्वान ने क्या क्या कृतियां लिखी हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी क्षेत्रीय बोलियां हैं, उनमें कौन कौन सा साहित्य लिखा गया है, कृतियां लिखी गई है। राजस्थानी के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पुराने साहित्यकारों के बारे में भी मालूम हो और आधुनिक साहित्यकारों के बारे में जो राजस्थानी में लगातार लिख रहे हैं। राजस्थानी में लिखने वाले साहित्यकार मूलतः इस समय बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर सभी जगह मौजूद हैं और वो अभी भी लिख रहे हैं लोग, और पहले भी बहुत सारे इतिहास में भी उनके नाम दर्ज मौजूद हैं, पहले भी लिखा जा चुका है। इस पर जो अंक हमने अनुमानित रखा है वो करीब 10 अंक हैं और इन 10 अंकों में से मोटे तौर पर जो जिन पर सवाल बनते हैं वो प्रमुख राजस्थानी कृतियों पर और राजस्थानी संत साहित्य पर। मुझे लगता है ये 2 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, जिसमें पार्ट 2 कह लीजिए आप, उस पर 80 अंक का विभाजन यहाँ पर है, यानी 80 अंक इस पार्ट 2 पर रखे हैं उन्होंने। तो इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, अधिकार अधिनियम और समसामयिक सब्जेक्ट, राजस्थान की जनरल नॉलेज अबाउट राजस्थान, एकेडमिक सीनियरियो ऑफ राजस्थान, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और कंटेम्प्रेरी इश्यूज। ये बेसिकली इस चैप्टर में आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और ये 4 इसके मूल भाग हैं। इनको भी हमने वही अनुमानित प्रश्नों को जो पुराने तौर पे हमने देखा है उनके आधार पर हमने इसको डिसाइड किया है। तो इसमें हमने राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसको हमने 40 अंकों का अनुमानित भार माना है राजस्थान के बारे में। अब देखिए आप, राजस्थान के बारे में जो अनुमानित 40 अंक तो रख लिए, लेकिन जो चैप्टर हैं उनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं और उस पर आपको बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान का प्रतीक चिन्ह यानी पशु क्या है, पक्षी क्या हैं, राजस्थान के बारे में और अन्य ऐसे मैं बहुत विस्तार में भी नहीं जाना चाहता क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और हम बहुत बार सारे चैप्टर्स पर अभी आगे बात करने वाले हैं। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों पर देखिए, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र क्या क्या है। अनुसंधान केंद्रों में प्रमुख का मतलब केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक से या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। कृषि पर भी होगा तो कोऑपरेटिव का भी होगा, तो वित्त विभाग का भी होगा, तो मेडिकल डिपार्टमेंट का भी होगा, तो एजुकेशन का भी होगा। यानी रिसर्च के जितने इंस्टीट्यूशन और वो राजस्थान के जो प्रमुख हैं, राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित केंद्र भी हो सकते हैं और भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप जरूर देखें। फ्लैगशिप के बारे में और अनुसंधान केंद्रों के बारे में। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, इसमें प्रमुख धार्मिक स्थलों में
मंदिरों के बारे में विस्तार से आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं और बड़ी संख्या में किन किन देवताओं के मंदिर हैं, और वहाँ की कला संस्कृति और किन किन वहाँ की जो प्रसिद्ध घटनाएं उनके बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान के उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। तो राजस्थान के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं आपको पता ही है, ओलंपिक में भी राजस्थान ने अपनी पताका फहराई है और एशियाई गेम्स में भी। तो राजस्थान के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में किस किस खिलाड़ी ने कब कब क्या क्या उपलब्धियां दर्ज करवाई हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा इसी चैप्टर में राजस्थान के प्रसिद्ध नगर और स्थल, खास जो नगर हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा जो हमारे नगर हैं महत्वपूर्ण नगर। वैसे तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि 1 लाख की आबादी वाले कितने नगर हैं, 5 लाख की आबादी के कितने नगर हैं, 5 लाख से ऊपर की आबादी के कितने नगर हैं। ये सब क्यों, ये जो हमारी नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम हैं, उनको देखेंगे तो आपको ये अनुमान हो जाएगा उसके आधार पर। इसके क्रम में राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में, जो क्योंकि उद्योगों से ही हमारी रोजी रोटी चल रही है और लाखों लोगों का जीवन उसी से चल रहा है, तो पता होना चाहिए कि राजस्थान के प्रसिद्ध उद्योग क्या क्या हैं और वहाँ बड़ी संख्या में कितने लोगों को कैसे रोजगार मिला हुआ। उसमें अगर सामान्य मजदूर को उद्योगों में काम मिला हुआ है तो वहाँ इंजीनियर्स को भी काम मिला हुआ है, टेक्नीशियंस को भी काम मिला हुआ है, तो बहुत सारे तरह के लोगों को वहाँ काम मिला हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाओं पर आप फोकस करेंगे, इस पर ध्यान होना चाहिए आपका। उसके बाद है शैक्षिक परिदृश्य। जो शैक्षिक परिदृश्य हमारा वो इम्पोर्टेंट है और इस पर हमारा अनुमान ये है कि लगभग इस पर 20 अंक हमने निर्धारित किए हैं। तो ये इन चैप्टर्स को देखें अगर आप, तो इसमें देखेंगे कि शिक्षण अधिगम के नवाचार, यानी एजुकेशनल जो लर्निंग है हमारी, उस एजुकेशनल लर्निंग के जो नवाचार हैं, इनोवेशंस हैं, वो क्या क्या हैं, शिक्षण के अधिगम में क्या क्या नए नवाचार शामिल हो गए हैं। जिन लोगों ने हाल ही में बीएड किया है, एमएड किया है, उन्होंने अपने कोर्सेज में जरूर इसको पढ़ा होगा। अगर आपने एसटीसी किया तो आपको उसके बारे में भी पता होगा, लेकिन आप नए सिरे से एक बार उसको टटोल लीजिए। इस पर काफ़ी सवाल इस चैप्टर पर आते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार के बारे में पढ़िए जानकारी इसमें कि विद्यार्थियों के लिए क्या क्या नए केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या क्या नए काम करती है, उसके बारे में भी सवाल है। और विद्यालय प्रबंधन और संबंधित समितियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 भी कुछ हद तक शामिल है और उसमें खास तौर पर राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति उसमें शामिल की गई है। तो इन विषयों को भी आपको नए सिरे से देखने पर काम करने की आवश्यकता है। तो हम शैक्षिक परिदृश्य में हमने 20 अंक रखे हैं और मोटे तौर पर इसमें 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे। पहला है केंद्र राजस्थान सरकार, पहला है शिक्षण के नवाचार और तीसरे नंबर वाला विद्यालय प्रबंधन और उसकी समितियां। विद्यालय प्रबंधन में जो स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट कैसे काम करता है और सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं स्कूल मैनेजमेंट के लिए, उसमें कौन कौन सी प्रमुख कमेटियां, समितियां बनी हुई हैं जो स्कूल में बच्चों के लिए, भवन के लिए, खेल कूद के लिए, महिला लड़के लड़कियों के समानता के लिए, बहुत सारे अलग अलग विषयों को लेकर के और कमेटियां बनी हुई हैं, उन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये अंतिम है जो देख रहे हैं हम कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवाचार, इसमें खासतौर पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया उस पर बात करने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस पर अनुमानित रूप से करीब 10 अंक हम देख रहे हैं वो इसमें शामिल होते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 और उसके बाद वर्तमान जो नया जो आ गया उसको भी देखिएगा आप। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत उसको भी आप चेक करें। राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2011 में जो संशोधन हो गए थे उनको देखिए। और राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश कैसे मिलता है, यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो निःशुल्क एंट्री है। और इसमें मैं आपको जानकारी दे दूँ, आपने अखबारों में पढ़ भी लिया होगा, राजस्थान सरकार ने एक बड़ा नीतिगत फैसला किया है और अब 12th तक के, पहले 8th तक के बच्चे
राइट टू एजुकेशन के तहत जिनका एडमिशन होता था वो फ्री थे प्राइवेट स्कूलों में, अब 12वीं तक उन बच्चों को फ्री कर दिया गया है। यानी उनकी फीस अब राज्य सरकार उनका पुनर्भरण करेगी। तो लड़कियों की फीस, लड़कों की फीस, सबके लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, ये नए चीज़ों में आपको मालूम होना चाहिए। समसामयिक जो विषय हमारा, उसको 10 अंक दिए गए हैं अनुमानित रूप से। और राजस्थान की जो समसामयिक घटनाएं, कंटेम्प्रेरी क्या क्या नई चीज़ें राजस्थान में होती रहती हैं, उनको आप देखिए और उन पर आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में जो अभिनव योजनाएं हैं, इनोवेटिव जो स्कीम्स हैं, वो कैसी हैं और उनका इनोवेशंस कैसे हो रहा है, कैसे उनका क्रियान्वयन हो रहा है। वो अलग अलग सेक्टर्स की इनोवेशन स्कीम्स हैं। एग्रीकल्चर में है, सिंचाई में है, सहकारिता में है, ऐसे बहुत सारे नवाचार अलग अलग विभागों में हम देखेंगे। और अन्य समसामयिक घटनाएं भी जो हो रही हैं उनको भी आपको देखना है। तो ये हुआ, इस पर हमारे 10 अंक बनते हैं। तो ये हमने समसामयिक विषयों को रखा है। विद्यालय के विषय अब आपके सामने आते हैं। आप प्राइमरी लेवल पर, अगर लेवल 1 की बात कर रहे हैं अभी हम, और प्राइमरी लेवल पर आप पढ़ाने का काम करेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे फिर आप? प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने वाले शिक्षक के बारे में ये माना जाता है कि उसे सारे विषय आने चाहिए। यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक अलग अलग विषयवार शिक्षक नहीं हैं, तो आपको सारे विषय आने चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब सारे विषय आने चाहिए तो हर विषय पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए। तो ये जो अंक विभाजन है, ये प्रत्येक विषय में आप देखते चलेंगे कि 10-10 अंक इसमें निर्धारित हैं आपके जो टॉपिक डिसाइड हुआ उसमें। अब हम बात करें कि जैसे हिंदी पर बात करें, ये जो आपके स्कूल सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला हिंदी है और इसको 10 अंक दिए गए हैं। तो हिंदी में एक तरह से ये मान लीजिए आपकी हिंदी में ग्रामर का जो पोर्शन है, वो ग्रामर का पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 10 अंक भी उसी पर फोकस किए गए हैं। तो शब्दों के भेद, शब्द भेद से शुरुआत करते हैं यहाँ पर, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतर, शब्द शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये जो है इस पर फोकस होता है। तो इसमें जो ज़्यादा सवाल, वैसे तो हिंदी में अलग अलग तौर पर देखें तो सभी पर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे संधि पर सवाल काफ़ी पूछे गए हैं पिछले दिनों में, मुहावरे लोकोक्तियों पर भी काफ़ी सवाल, और शुद्धि, शब्द शुद्धि पर भी सवाल ज़्यादा केंद्रित होते हैं। तो इस पर आपको फोकस करने की विशेष आवश्यकता है। ये 10 अंक है हिंदी के। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि सारे ही जो कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं, वो ये जो अंतिम 6 विषय आपके सामने आ रहे हैं, इनमें 10-10 अंक है। तो लगभग सभी की जो आपकी सबकी स्टैंडर्ड है वो आप सभी उससे गुजरे हुए हैं, लेकिन आप में से वो ज़्यादा बाजी मारेंगे, आप में से उनको ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है जिनको अपने स्कूल लेवल के विषयों पर गहरी पकड़ है और गहरी समझ है। आपके पास समय है, आपने जो पहले पढ़ लिया था उसको वापस पुनरावृत्ति कीजिए, उसको दोहराइए और अपने ग्रामर को फिर से फोकस कीजिए, उस पर फिर से ध्यान दीजिए। तो आप बहुत जल्दी ही अपने अंकों में बढ़ोतरी करता हुआ पाएंगे अपने आप को। तो ये आप इस पर फोकस करिए कि हिंदी जो है वो 10 अंकों में कोशिश करिए कि 10 में एक भी आपकी गलती नहीं हो। हिंदी माध्यम से पढ़े हैं तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए। फिर है नंबर 2, जो सेकंड है वो इंग्लिश आता है आपका विषय, और अंग्रेजी में भी वही स्टेज है। आर्टिकल्स हैं, टेंस है, वॉइस नरेशन है, इडम्स हैं, प्रोव्स हैं और वन वर्ड सॉल्यूशंस हैं। तो ये अगर हिंदी अंग्रेजी में बात करें तो दोनों में करीब करीब ग्रामर पर फोकस ज़्यादा है दोनों में। तो आपको क्या करना है कि दोनों के ग्रामर पोर्शन पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेनी है, और अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो और भी आपको आसानी और सरलता हो जाएगी। वैसे भी राजस्थान सरकार ने तेज़ी से महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोलने शुरू किए हैं और बड़ी संख्या में प्राइमरी और मिडिल लेवल के स्कूल एस्टेब्लिश हो गए हैं। लगभग 1,500-2,000 स्कूल अभी तक स्थापित हो चुके हैं। और आप अखबारों में पढ़ ही रहे होंगे कि अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं उनमें स्पोकन इंग्लिश जिन टीचर्स की अच्छी है उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। इंटरव्यू हो रहे हैं, इंटरव्यू के बाद दे आर सेलेक्टिंग। तो आपको अभी से ये मन बना लेना चाहिए कि आप भी प्रतिष्ठित अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में नौकरी करें। अध्यापक तो बने ही बने आप,
और अध्यापक बनने के बाद आपकी एंट्री और आपको फिर सरकार मौका दे और आपको अवसर मिले तो आप उसमें जाने की तैयारी करें। तो उसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान आपका बहुत अच्छा होना आवश्यक है। तो दोस्तों, हमने हिंदी पर देखा ग्रामर का पोर्शन, उसमें 10 अंक, और अब हम इंग्लिश को देख रहे हैं, उस पर भी 10 अंक है। उसके बाद है गणित, ये आपको इस पर भी 10 अंक है, गणित में भी। और ये जो गणित में इसमें जो चैप्टर्स दे रखे हैं वो सामान्य गणित की बात है, बहुत कोई ठोस अलग से बड़ी विशेष गणित की बात नहीं है। यानी 10th स्टैंडर्ड तक जितनी गणित आपने पढ़ी है, 10वीं तक, वो गणित लगभग इसमें शामिल है। और कई हिस्से तो इसके बहुत सरल और आसान हैं। तो आप गणित पर अपने अभ्यास को दोहरा लें। और क्योंकि वैसे भी स्कूल में जब आप पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तो संस्था प्रधान जो भी होंगे वो आपसे कहेंगे जाते ही कि क्लास 3 में आपको गणित पढ़ानी है, क्लास 4 में अंग्रेजी पढ़ानी है, क्लास 2 में आपको हिंदी पढ़ानी है। तो अलग अलग विषय आपके वहाँ दिए जा सकते हैं आपको, और आप मना नहीं कर पाएंगे। तो और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सामान्य रूप से कहते हैं कि 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक की जो पढ़ाई है उसमें 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की आवश्यक और अनिवार्य योग्यता करीब करीब पूरी हो जाती है। तो इसमें पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी जिनमें भाग दिया जा सकता है, जिनमें भाग नहीं दिया जा सकता है। और वो पूर्ण संख्याओं के बारे में बहुत सरल है, आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। गणित की जो मूल क्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इनके जो फॉर्मूले हैं उन पर बात कीजिए, उन पर सवाल आते हैं। भिन्न की अवधारणा और दशमलव की जो संख्याएं हैं उनको चेक करिए। अभाज्य, गुणनखंड और लघुत्तम, समाप्यवर्तन और महत्तम को भी देखिए आप। इसके अलावा लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेखा, कोण और समतलीय आकृतियां, ठोस आकृतियां, इनके बारे में भी आपको गणित में अपने प्रश्नों को दोहराना है। फिर है सामान्य विज्ञान में 10 सवाल, 10 अंक हैं। सवाल तो 2 अंकों का होगा तो 5 ही सवाल आएंगे, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। लेकिन आपको इनमें से 5 प्रश्न तो मिलेंगे, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो BSc करके या जिन्होंने साइंस से 12th किया हुआ है उनके लिए तो बहुत सरल हो जाएगा। बाकी जो हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आर्ट्स कॉमर्स वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। तो ये कॉमर्स में आप विज्ञान में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको वही 9 चैप्टर यहाँ दिए हुए हैं। तो उनके बारे में आपको, अगर हम नीचे से देखें तो जंतुओं में जनन क्या है, जीवों में परिष्कृत कैसे होते हैं, कोशिकाओं की संरचना, प्रकाश, बल और गति के क्या नियम है, भौतिक और रसायन में कैसे परिवर्तन होता है, यौगिक मिश्रण क्या है, अम्ल और क्षारक लवण क्या है। ये इसके बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़े हैं, हमने सबने इसको छोटी क्लासों में पढ़ा। लेकिन 10 अंक है, यानी 5 प्रश्न आपको इस पर तैयार करने हैं। उसके बाद है सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में भी 10 अंक दिए गए हैं। तो सामाजिक अध्ययन में राजस्थान एक परिचय, ये राजस्थान का परिचय देख लीजिए आप, वहाँ से शुरू से चलता आ रहा है, स्टार्टिंग से लेके, और यहाँ फिर आ गया राजस्थान पर इतना फोकस है कि अगर आपने राजस्थान के आद्योपांत राजस्थान को तैयार कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके अपने जो टॉपिक्स हैं उन पर आपकी मास्टरी है, उन विषयों पर, तो आपका चयन पक्का हो जाएगा। राजस्थान को फोकस कीजिए, राजस्थान को आद्योपांत A to Z राजस्थान पर फोकस कर लीजिए। बहुत सारे अवसर हैं आपके, बहुत बड़े अवसर हैं आपके पास अपने सिलेक्शन के लिए। तो सोशल स्टडीज में देखिए आप, राजस्थान एक परिचय, उसके बाद मुगल साम्राज्य राजस्थान में कैसे उनका हस्तक्षेप रहा, कैसे काम किया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था क्या है, पृथ्वी के प्रमुख जो स्थल रूप हैं उसमें राजस्थान के कहाँ स्टैंड करता है मरुस्थल के रूप में। पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थल हैं, ये स्थल रूप की जगह मरुस्थल रूप पढ़ें इसको आप। भारत में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये भारत के रेफरेंस में है और राजस्थान के रेफरेंस में पहले आ चुका है, इसलिए उसको तुलना कर लें, आप पढ़ें उसको। राजस्थान में एग्रीकल्चर कैसी है, फिर भारत का संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना और उसके मुख्य तौर पर उसके जो विशेषताएं हैं उस पर फोकस कीजिए आप, और उसको बहुत आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आप इसके बाद चलिए राजस्थान का संविधान निर्माण में क्या भूमिका थी राजस्थान के, यहाँ से जो हमारे उस समय संविधान सभा में जो लोग गए थे वो कौन कौन लोग थे और उन्होंने क्या योगदान दिया था, कौन कौन से प्रस्ताव रखे थे, किन प्रस्तावों पर कैसी बहस हुई थी, उन पर चर्चा कीजिए। और इसका अंतिम सोशल स्टडी का अंतिम चैप्टर है राजस्थान में लोक प्रशासन। राजस्थान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है,
राजस्थान के प्रशासन की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, उनका पदस्थापन कैसे होता है, राजस्थान सिविल सर्विसेज में कौन कौन से पद शामिल हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप इसमें पढ़ेंगे। अब है शैक्षणिक रीति यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी। टीचिंग टेक्नोलॉजी वही सब्जेक्ट वाइज है, जैसे हमने अभी तक देखे 6 विषय हमने देखे थे, तो उन 6 विषयों पर हमने देखा, उसी तरह से ये विषय भी यहाँ शामिल हैं। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करेंगे, टीचिंग टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करेंगे तो हम यहाँ पर 8 अंक टीचिंग टेक्नोलॉजी को दिए गए हैं हिंदी में। यानी हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियाँ हैं, हिंदी को कैसे पढ़ाया जाता है, उसको आप देखेंगे। शिक्षण विधियों को ठीक से, भाषाई कौशल यानी भाषा का जो कौशल है उसको कैसे समझते हैं, आपको मालूम है, आप पढ़ते आए होंगे, आपने पढ़ा भी होगा बीएड में या एसटीसी में। भाषा का कौशल सुनने से, बोलने से, पढ़ने से और लिखने से 4 कौशल माने गए हैं। रीडिंग राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 4 कौशल हैं भाषा के। इसके बाद हिंदी भाषा जो है उसके शिक्षण के उपागम क्या क्या है, यानी उसके अप्रोचेज क्या क्या है, उन पर बात करेंगे, आपको वो भी पता होना चाहिए। और हिंदी शिक्षण की चुनौतियाँ क्या हैं, हिंदी शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्री क्या क्या है, यानी टीचिंग लर्निंग एड क्या क्या हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हिंदी शिक्षण में जो मूल्यांकन की विधियाँ हैं, यानी इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, मूल्यांकन कैसे करते हैं, और इसी तरह से निदानात्मक और उपचारात्मक यानी रेडिकल फॉर्म क्या है उसका, कैसे उसका डायग्नोस करते हैं और कैसे उसका उपचार करते हैं। ये 8 अंक हैं, यानी 4 प्रश्न शिक्षण विधि हिंदी में आपको सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह से फिर आप बात करेंगे आगे, तो उसमें भी आपके इंग्लिश में भी वही 8 अंक हैं और वही पूरा पैटर्न वही इवैल्यूएशन का है। प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग क्या है उसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं, और मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन और रेमेडियल टीचिंग क्या है उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो वही अंग्रेजी में भी 4 प्रश्न इसमें होंगे, और ये भी आपके जो आपने बीएड एसटीसी में पढ़ा है उस पर आधारित होगा। फिर है गणित। गणित में भी आपको वही 8 सवाल हैं। गणित के जो विधियां वो क्या हैं, उपागम, चुनौतियां, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, उपचार। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो यही विधियां, यही जो मूल्यांकन का तरीका है वो सारे ही विषयों में, तो 8 अंक गणित पर हैं। सामान्य विज्ञान में वही है, शिक्षण विधियों के उपागम, सहायक सामग्री, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, 8 अंक इसमें शामिल है। सामाजिक अध्ययन की जो कल्पना है उस पर भी इसी तरह से 8 अंक इसमें दिए गए हैं, और यहाँ पर भी आपको बात करनी है। ये हमने जनरल साइंस की बात की थी और ये हमने सोशल स्टडीज़ पर है, और इसमें प्रोजेक्ट वर्क खासतौर पर इसको फोकस किया गया है, इसको ज़रूर आप ध्यान रख लें, और इसके मूल्यांकन पर भी 8 अंक शामिल हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस पर 20 अंक रखे गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक टीचर के रूप में सबसे कुशल और योग्य शिक्षक वह माना जाता है जो शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होता है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, पहले तो शिक्षा का मनोविज्ञान क्या है, उसका क्षेत्र और अर्थ क्या है उसको समझिए। फिर है बाल मनोविज्ञान का अर्थ, और बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या हैं, बच्चों को हम उनके डेवलपमेंट को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इस पर फोकस कीजिए। फिर अगला चैप्टर है बाल विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। कुछ बच्चे के डेवलपमेंट में 2 तरह के फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर होता है बच्चे के डेवलपमेंट का, और वो फैक्टर कहलाता है हेरिडिटिकल, यानी उसके वंश परंपरा से, और एक होता है वातावरण का प्रभाव, यानी बच्चे को स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, सोसाइटी का कैसा है, फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो उन दोनों को मिलाकर के बच्चे की लर्निंग डेवलप होती है। फिर पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है, उसकी पर्सनैलिटी की जो संकल्पना है वो क्या है, पर्सनैलिटी कितने तरह की होती है, बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और हम व्यक्तित्व को कैसे माप सकते हैं। फिर है बुद्धि, ये बहुत सारा खेल इसी पर है। आप जो कुछ भी याद कर रहे हैं ना, जो कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बुद्धि से ही सारा खेल चल रहा है। तो
बुद्धि को आप लगातार तराशते रहिए, याद करते रहिए, बुद्धि का ही सारा क्रम है। और बाल्यकाल में जो बच्चों की बुद्धि का विकास होता है वो पूरे आजीवन उनके जीवन भर काम आता है। तो आपको इस संकल्पना पर, बुद्धि क्या है, बुद्धि की संकल्पना क्या है, बुद्धि के विभिन्न संकल्पना के सिद्धांत क्या है, उसका मेजरमेंट कैसे किया, मापन कैसे किया जाता है। और आजकल आपने पढ़ना शुरू कर ही दिया होगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक तो इंटेलिजेंस होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल जो कृत्रिम बुद्धि की बात आने लगी है, तो वो भी आपको जानकारी में होना चाहिए। उसके बाद है अधिगम। अधिगम की बात करें तो अधिगम का अर्थ यानी लर्निंग क्या है और उसका मीनिंग क्या है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में फोकस करना आपको। अधिगम के विभिन्न प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, अधिगम की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अधिगम की क्रियाएं, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं ये भी आपको पता हो। और विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, यानी विविध अधिगमकर्ता के जो प्रकार हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। यानी पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील और आविष्कारकर्ता, ऐसे कई तरह के बच्चे होते हैं। आपने देखा, आप अपने साथियों को भी याद करिए और बच्चों को घर में भी देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत तेजी के साथ लर्न करते हैं, वो बहुत सारे बच्चे अनुसंधान में जुट जाए हैं, बहुत सारे बच्चे क्रिएटिव होते हैं। तो ये जो अलग अलग तरह के जो अधिगम करता हैं, यानी जो लर्निंग अप्रोचेज हैं वो बच्चों की अलग अलग तरह की हैं और उसके आधार पर उनका विभाजन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या हैं, ये हमें बहुत जानकारी होनी चाहिए। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को अगर आप देखेंगे तो आप डिटेलिंग आपके चैप्टर्स में उसमें मिल जाएगी आपको। अधिगम में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्निंग में वो है मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा और अधिगम का पारस्परिक संबंध क्या है, ये बहुत, और इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। हम कहते हैं ना बार बार एडजस्टमेंट, समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की जो संकल्पना है वो क्या है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एडजस्टमेंट, हाउ वी कैन एडजस्ट टू द स्टूडेंट्स, हम बच्चों को कैसे समायोजित करना सिखाएं, अध्यापक की क्या भूमिका होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये जो चैप्टर है इस पर खासतौर पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 10 अंक हैं आपके सूचना तकनीक पर, और ये जो सूचना तकनीक है ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, और यानी 5 सवाल हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी के आधार क्या क्या हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या क्या हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिसर्च है, जो प्रयोग है वो कैसे होता है, और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव क्या हैं, इफेक्ट क्या हैं। ये आजकल जैसे आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया का प्रभाव आ रहा है और बहुत सारी दूसरी अन्य जो चीज़ें आ रही हैं, और इस तरह से समाज में इसमें व्यापक परिवर्तन हो रहा है। समाज इससे सीख भी रहा है, समाज आगे भी बढ़ रहा है और समाज नई चुनौतियां भी फेस कर रहा है। स्कूल में आप देखिए बहुत बच्चों के पास, हम हालांकि मना करते हैं कि बच्चे स्कूल में मोबाइल लेके नहीं आए, लेकिन फिर भी चोरी छिपे उनके बैग में आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे आपको बैग में मोबाइल। बहुत सारे शिक्षकों की ये शिकायत बनी रहती है। तो दोस्तों हमने बहुत डिटेल में आपके साथ लेवल 1 के उन सारे इश्यूज पर बात की है जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं, और हमने उनको लगभग छूते हुए आगे बढ़े हैं। और हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप अध्यापक बने तो किन किन विषयों को ज़्यादा फोकस करने के लिए अध्यापक की तैयारी में जुटें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो ये चैप्टर है और हमारा जो टॉपिक है आज हमने जो डिस्कस किया है ये आपके लिए काम का सिद्ध होगा, और हम आगे कोशिश करेंगे कि इन चैप्टर्स पर बारी बारी से अलग अलग विषयों पर आपके साथ लगातार चर्चा करें। तो मुझे उम्मीद है आज की यूथ पाठशाला में ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा और आप अपनी बड़ी संख्या में अपने साथियों से बताइए। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हार मानकर मत बैठिएगा, हार मानने से काम नहीं चलेगा, आपको लगातार कोशिश करनी है। और अभी तो इतना समय है आपके पास, आज हम बात कर रहे हैं 19 अगस्त को, और आप जनवरी में जाओ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 4.5-5 महीने का समय है। 5-6 महीने में तो पता नहीं हम आसमान के कितने तारे तोड़ सकते हैं, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ सकते हैं। तो ये तो साधारण चीज़ है। अध्यापक, मैं आपको हमारे एक साथी हैं उनके बारे में जिक्र कर दूं। मैंने अभी राजस्थान में मौजूद हैं, उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, हायर सेकेंडरी किया और उसके बाद एसटीसी किया, फिर वो अध्यापक बनी। उसके बाद उन्होंने बीए किया, बीएड किया, फिर वो वरिष्ठ अध्यापक बनी। उसके बाद उन्होंने एमए किया और बीएड के आधार पर फिर एग्जामिनेशन दिया और वो स्कूल लेक्चरर बनी। उसके बाद
उन्होंने शोध काम किया, पीएचडी पूरी की और कॉलेज लेक्चरर बनी। और उसके बाद उन्होंने आरएएस की परीक्षा दी और आरएएस भी बनी। हालांकि फिर उन्होंने आरएएस को ज्वाइन नहीं किया और वो एक शिक्षक के रूप में संतुष्ट हैं, कॉलेज लेक्चरर के रूप में पढ़ा रही हैं। मैं इस उदाहरण से आपको ये बताना चाहता हूं कि आदमी सोच तो ले, उसका इरादा क्या है। सफलता उस व्यक्ति को सुनिश्चित मिलती है जो व्यक्ति लगातार इस पर काम करता रहता है। और जिनका मैंने जिक्र किया है वो राजस्थान के एक कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में, व्याख्याता के रूप में काम कर रही हैं, इस कॉलेज व्याख्याता के रूप में। और अब वो जल्दी प्रमोट होने वाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने वाली हैं। डॉक्टर प्रणव शुक्ला उनका नाम है। और वो महिला हैं और महिला होने के नाते उन्होंने हजारों महिलाओं को अपनी उपलब्धियों से गौरवान्वित किया है। तो आपके सामने ऐसे भी, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे, लेकिन ये एक जो उदाहरण है, मैंने इस उदाहरण से आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने किस तरह से अपने आप को आगे अपनी इच्छित स्थान को पूरा किया है। तो दोस्तों, आज हम आपको यहाँ छोड़े जाते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और अध्यापक बनने के लिए कमर कस के तैयार हो जाएंगे। और जब आप हमें रिस्पॉन्स भेजेंगे कि आपने जो हमें पहला चैप्टर पढ़ाया था और बताया था, उसके आधार पर हमने अपने डेवलपमेंट की, अपने विकास की एक पूरी तैयारी कर ली थी और अध्ययन का एक पूरा खाका तैयार कर लिया था, फिर अब हम लगातार आपको फोकस करेंगे इन विषयों पर जो आपके चैप्टर्स इसमें शामिल किए गए। तो तैयारी कीजिए और जन्माष्टमी का आनंद लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।